अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करें सेकेंड ईयर ज़ूलॉजी नॉन रीजनिंग के सवाल मॉडल पेपर के। तो हमसे पहला सवाल जो पूछा है वो है कि रोल ऑफ ब्रेन इन रेगुलेटिंग फीवर। तो यानी कि हाइपोथैलेमस का जो है वो थर्मो रेगुलेटरी फंक्शन पूछा। तो हम बताएंगे कि ब्रेन का पार्ट जो कि हाइपोथैलेमस होता है वो उसका थर्मो रेगुलेटरी सेंटर होता है। ऐसा हम इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि हाइपोथैलेमस ने पूरी बॉडी को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सेट किया हुआ होता है, जिसको सेट पॉइंट कहते हैं, जिसकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। यानी कि इसी टेम्परेचर के ऊपर बॉडी के सारे फंक्शन हो रहे होते हैं, मेटाबॉलिज्म और जो भी चीज़ें हो रही होती हैं वो इसी टेम्परेचर पे सेट हुई भी होती हैं। अगर बॉडी में एक टेम्परेचर का चेंज आता है, यानी इस सेट पॉइंट से टेम्परेचर ज़्यादा या कम होता है, जैसे कि फीवर के केस में टेम्परेचर जो होता है अबव चला जाता है सेट पॉइंट से, तो इस चेंज को हाइपोथैलेमस खुद डिटेक्ट करता है और फिर वो इस तरह के इंस्ट्रक्शन सेंड करता है कि जो है वो उस तरह के मैकेनिज़्म जनरेट हो उन अप्रोप्रिएट ऑर्गन से जो कि टेम्परेचर को वापस नॉर्मल की तरफ ले आए। अगर वो बढ़ा हुआ है तो कम हो जाए, कम है तो बढ़ जाए। जैसे फीवर के केस में जो है वो हीट रिलीजिंग मैकेनिज़्म को जो है फैसिलिटेट कराएगा हाइपोथैलेमस। तो इस तरह से ब्रेन रेगुलेट करता है फीवर को। फिर दूसरा सवाल हमसे पूछा हुआ है कि राइट एनी 4 फंक्शन ऑफ लिवर। लिवर की बुक में जो बहुत सारे फंक्शन हैं वो उसमें से आप कोई भी 4 लिख देंगे। पहला फंक्शन है ग्लाइकोजन सिंथेसिस, यानी कि ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का लेवल होता है उसको लिवर किस तरह से रेगुलेट कर रहा होता है कि अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है तो वो एक्सेस ग्लूकोज होता है वो लिवर के अंदर एंटर होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोजन के अंदर। तो ग्लाइकोजन बना के लिवर क्या करता है कि ग्लूकोज को स्टोर कर लेता है, उसके लेवल को ब्लड में मेनटेन करता है। ये होता है इसका पहला फंक्शन। उसके बाद दूसरा फंक्शन होता है ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो अगर ब्लड के अंदर ग्लूकोज ज़्यादा था तो एक्सेस इसने स्टोर कर लिया। अगर ब्लड के अंदर कम हो रहा है तो अपने स्टोरेज की मदद से, यानी ग्लाइकोजन की मदद से उन्हें स्टोरेज से ग्लूकोज को रिलीज़ कराता है, ब्लड के अंदर नॉर्मल करवाता है। लेकिन अगर ग्लाइकोजन भी ख़त्म हो जाए, स्टोरेज भी ख़त्म हो जाए, तो फिर ये इसकी कैपेबिलिटी होती है कि ग्लूकोज को दूसरी सोर्सेज से भी जो है सिंथेसाइज करा सकता है, जैसे कि अमाइनो एसिड, यानी कि ये कार्बोहाइड्रेट नहीं, ये प्रोटीन सोर्सेज से जब हम ग्लूकोज बना रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस इन केस ऑफ ग्लाइकोजन डिप्लीट्स। ठीक है। उसके बाद तीसरा फंक्शन है फैट और कोलेस्ट्रॉल की फॉर्मेशन, यानी अगर ब्लड के अंदर लिपिड्स बहुत ज़्यादा हैं तो वो एक्सेस लिपिड्स भी जो होते हैं लिवर के अंदर एंटर होते हैं और फैट की शक्ल में स्टोर हो जाते हैं। इसके अलावा जो होता है लिवर अपने तौर से कोलेस्ट्रॉल भी सिंथेसाइज कराता है और ब्लड के अंदर रिलीज़ कराता है, और पेरिफेरी से भी जो होता है कोलेस्ट्रॉल लिवर के अंदर आके स्टोर हो रहा होता है, बन रहा होता है या एक्सक्रीट हो रहा होता है। उसके बाद इसका फोर्थ फंक्शन है यूरिया फॉर्मेशन, यानी बॉडी में जहाँ पे भी प्रोटीन की ज़रूरत नहीं है, एक्सेस प्रोटीन है या अमाइनो एसिड है, तो वो भी क्या करते हैं कि वहाँ से निकल के लिवर में आते हैं और लिवर के अंदर वो डिग्रेड हो जाते हैं, ब्रेक डाउन हो जाते हैं और वो बनते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया, यानी एज अ यूरिया या एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट यूरिया वो यहाँ से लिवर से जो होते हैं वो बन के यूरिन के अंदर एक्सक्रीट हो सकते हैं। तो यानी कि प्रोटीन और अमाइनो एसिड की भी ब्रेक डाउन कराता है और यूरिया की फॉर्मेशन कराता है। फिर मैंने इसका एक और फंक्शन लिख दिया है। अगर उन्होंने आपसे 4 पूछे तो कम से कम 5 से 6 तो याद करके जाएंगे, तभी आपको 4 पक्के फंक्शन याद रहेंगे, इसलिए मैंने एक और लिख दिया, इंपॉर्टेंट भी था, प्रोडक्शन ऑफ बाइल। ब्लड के अंदर जो आरबीसीज होते हैं, रेड ब्लड सेल होते हैं, वो 20 डेज़ के बाद जब टूट फूट हो जाते हैं तो उसके जो पिगमेंट्स होते हैं वो लिवर के अंदर आ रहे होते हैं, कुछ सॉल्ट्स आ रहे होते हैं, ठीक है, कहीं और से कोलेस्ट्रॉल जो बन रहा होता है एक्सेस वो आ रहा होता है, फॉस्फोलिपिड, म्यूकस, ये सारी चीज़ें मिल मिला के एक चीज़ बनाती है जिसको कहते हैं बाइल। ये बाइल जो है वो लिवर का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है, लिवर फिर उसको इंटेस्टाइन के अंदर एक्सक्रीट करता है। अच्छा, फिर उन्होंने आपसे दूसरा सवाल पूछा था कि जॉइंट की डेफिनेशन बताएं, उसके डिफरेंट टाइप्स बताएं। पहले डेफिनेशन लिखेंगे कि जॉइंट्स बेसिकली वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे 2 बोन्स एक दूसरे से मीट करी होती हैं या कनेक्टेड होती हैं, तो वो हिस्सा कहलाता है जॉइंट, ठीक है, स्केलेटन में। और इसकी जो टाइप्स होती हैं उसको आप चाहें तो आप इस तरह से डायरेक्टली ये भी बता सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन है कि भाई पहले आप बताएं कि एक होते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट, उसमें आते हैं हमारे पास बॉल एंड सॉकेट, पिवट, हिंज, ग्लाइडिंग, स्लाइडिंग जॉइंट वगैरह। फिर दूसरे तरह के होते हैं पार्शली मूवेबल जॉइंट, जैसे कि रिब्स वगैरह के दरमियान जो जॉइंट होता है। और फिर लास्ट होता है फिक्स जॉइंट, यानी जिसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं होती, जो कि स्कल की बोन्स के दरमियान होता है। तो इस तरह से बता दें ज़्यादा बेहतर, नहीं तो अगर सिर्फ ये 5 नाम भी लिख दें तो कोई इतना मसला नहीं है, लेकिन ये ज़्यादा बेहतर क्लासिफिकेशन है। उसके बाद उन्होंने दूसरा सवाल पूछा हुआ था डिफ्रेंशिएट करें कॉर्टिकल नेफ्रॉन और जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो आप इस तरह से 4 पॉइंट्स में इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। बता दें कॉर्टिकल नेफ्रॉन जो होते हैं वो थोड़े से साइज़ में या रिलेटिवली स्मॉल या शॉर्ट होते हैं लेंथ में, और जस्टा मेडुलरी नेफ्रॉन एज़ कम्पेयर टू दैट उनकी लेंथ जो होती है ज़्यादा होती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट बता दें कि इनकी जो लोकेशन होती है वो तकरीबन ऑलमोस्ट जो होते हैं वो कॉर्टिकल ऑफ किडनी के अंदर ही लोकेट कर होते हैं, जबकि जस्टा मेडुलरी जो होते हैं वो उनका कुछ पार्ट कॉर्टेक्स के अंदर होता है और बाकी पार्ट इनका जो होता है वो मेडुला के अंदर एक्सटेंड कर रहा होता है। उसी का तीसरा पॉइंट हो जाता है कि जो इनके लूप ऑफ हेनले होते हैं वो बहुत शॉर्ट होते हैं और बहुत ही कम पार्ट उसका जो होता है वो मेडुला के अंदर एक्सटेंड कर रहा होता है, नहीं तो ज़्यादातर जो होते हैं वो कॉर्टेक्स के अंदर ही होते हैं। लेकिन इनके जो लूप ऑफ हेनले होते हैं वो बहुत ज़्यादा डीप कॉर्टेक्स के अंदर मेडुला के अंदर बिल्कुल डीप तक एक्सटेंड कर रहे होते हैं और इसी वजह से उनकी लेंथ भी ज़्यादा होती है, लूप ऑफ हेनले की लेंथ ज़्यादा होती है, इसीलिए वो अंदर
तक एक्सटेंड करे होते हैं मेडुला की। ये हो गया तीसरा डिफरेंस। तो चौथा आप बता देंगे इनकी अकरेंस का कि ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स होते हैं वर्टिब्रेट्स वगैरह के अंदर पाए जाते हैं, और 85% ऑफ दी ह्यूमन नेफ्रॉन्स जो होते हैं वो कॉर्टिकल टाइप के ही होते हैं, और जो जस्टा मेडुलरी होते हैं वो बर्ड्स और मैमल्स वगैरह में होते हैं, और 15% ऑफ ह्यूमन नेफ्रॉन जो होते हैं वो इस किस्म के होते हैं, यानी जस्टा मेडुलरी होते हैं। फिर आपसे तीसरा सवाल पूछ रहे हैं कि एक्सप्लेन करें 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। पेज नंबर 65 पे सारा दिया हुआ है, वहीं से वो कॉपी किया है मैंने। फंक्शनल क्लासिफिकेशन न्यूरॉन की बहुत आसान है, 3 तरह के होगा, एक सेंसरी, एक मोटर, एक इंटर न्यूरॉन। सेंसरी का फंक्शन क्या है कि जो भी स्टिमुलस आ रहा है उससे रिसेप्टर से, उसको वो लेके जाते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास, यानी कि ब्रेन के पास या स्पाइनल कॉर्ड के पास, या तो डायरेक्टली खुद ले जाते हैं या किसी और न्यूरॉन को देते हैं कि तुम ले जाओ सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास। यानी जो भी स्टिमुलस आया, जो भी सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है वो इनका काम होता है कंडक्ट कराना। फिर आते हैं मोटर न्यूरॉन्स। इनका क्या काम होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जो भी स्टिमुलस या जो भी कमांड लेके जाना होता है रिसेप्टर के पास, यानी कि सेंसरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से जो भी अब हमें एक्शन या रिस्पॉन्स जनरेट करवाना है, जो हुक्म सेंट्रल नर्वस सिस्टम देगा इफेक्टर को, वो लेके जाने वाले मोटर न्यूरॉन्स होंगे। यानी वो कमांड्स और सिग्नल लेके जाते हैं कंट्रोल सेंटर से इफेक्टर ऑर्गन के पास, ताकि वो कोई रिस्पॉन्स जनरेट करवा सके। फिर तीसरे हो जाते हैं इंटर न्यूरॉन। सिंपल ये वही होते हैं जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर लोकेट करे होते हैं, यानी कि इनके पास आती है सेंसरी इन्फॉर्मेशन, उसको इंटेग्रेट करते हैं, एनालाइज करते हैं कि किस तरह का रिस्पॉन्स जनरेट कराना है, और फिर उसी तरह का हुक्म या रिस्पॉन्स जो होता है वो मोटर न्यूरॉन को देते हैं कि वो ले जाए आगे इफेक्टर ऑर्गन के पास। तो इन्होंने हमें और करके पूछा हुआ है कि डिफरेंशिएट करना है पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के दरमियान। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर ये आए तो आप लास्ट में इसको अटेंड कर लीजिएगा, नंबर अच्छे मिलेंगे आपको। तो इसके आपने डिफरेंस बताने हैं दोनों का। तो आप पहले बताएंगे कि कौन सी नर्व्स जो होती हैं कि बना रही होती हैं। तो पहला पैरासिम्पैथेटिक के बारे में आप बताएंगे कि जो सेक्रल आउटफ्लो, इसको हम कहते हैं सेक्रल आउटफ्लो ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, यानी स्पाइनल कॉर्ड के हमें पता है कि सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है। एक रीजन होता है नेक के अंदर, एक चेस्ट के अंदर, एक कमर वाला लंबर रीजन होता है, और सबसे नीचे वाला सेक्रल होता है। तो ये सर्वाइकल, ये होता है थोरेसिक, ये लंबर, और ये होता है हमारे पास सेक्रल। तो जो नर्व्स यहाँ से निकल रही होती हैं वो जाके इवेंचुअली बना रही होती हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर, वो 3 इंक्लूड होती हैं। और इसके अलावा कुछ जो कि ब्रेन के पार्ट, मतलब ब्रेन से भी जो कुछ नर्व्स निकली होती हैं उनको क्रेनियल नर्व्स कहते हैं, वो सब मिला के पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम कर रही होती हैं। इसके अपोजिट जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है इसको हम कहते हैं थोरैकोलंबर आउटफ्लो, यानी कि थोरैक्स और लंबर से जो नर्व्स निकल रही होती हैं वो जाके सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम कर रही होते हैं। सिंपल ये स्पाइनल कॉर्ड की, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आप बताएंगे कि जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो नॉर्मल कंडीशन के अंदर डोमिनेट किया हुआ होता है। नॉर्मल कंडीशन ही रिलैक्स कंडीशन के अंदर डोमिनेट किया होता है, जब बॉडी कोई बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं करी, रेस्ट है, रिलैक्स्ड स्टेट है, उसमें पूरा जो हमारे सारा सिस्टम कंट्रोल हो रहा है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है। इसके अपोजिट जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो सारा काम ही तब करता है जब कोई इमरजेंसी की सिचुएशन हो जाती है, जैसे फाइट या फ्लाइट की कंडीशन हो गई, हम बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, तो ऐसे में जो होता है हमारा सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है फिर वो डोमिनेट करना शुरू हो जाता है। आगे के जो पॉइंट्स है वो इन्हीं दोनों कंडीशंस को मज़ीद बेहतर डिफाइन कर होते हैं, जैसे कि पैरासिम्पैथेटिक में रिलैक्स स्टेट है, ठीक है, हार्ट बीट जो होगी वो नॉर्मल होगी या फिर स्लो होगी एज़ कम्पेयर टू सिम्पैथेटिक, और ब्रीदिंग रेट भी हमारा जो होगा वो स्लो ही हो रहा होगा। यानी जब रिलैक्स करें तो जाहिर सी बात है ना दिल ज़ोर से धड़केगा, ना फजूल में जो है वो हम हाँप रहे होंगे या सांस तेज़ ले रहे होंगे या ज़्यादा ले रहे होंगे, तो इस वजह से यहाँ पे ये दोनों चीज़ें स्लो हो जाती हैं। जबकि सिम्पैथेटिक में क्या होता है, डरे हुए होते हैं, घबराए हुए होते हैं, दिल ज़ोर से धड़का होता है, ठीक है, हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाती है, और हमारा जो होता है बाज़ों का हाँप भी रहे होते हैं, सांस भी जो लग रहा है कि कम आ रही होती है तो तेज़ ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, ब्रीदिंग रेट भी बढ़ रहा होता है। इसी तरह से दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है प्यूपल ऑफ आई, जो कि पैरासिम्पैथेटिक में कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, ठीक है। नॉर्मल रिलैक्स स्टेट है तो इतना ज़्यादा हमें अपनी फील्ड ऑफ विजन को बढ़ाने की या इतना ज़्यादा किसी चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं होती, नॉर्मली रिलैक्स कर रहे होते हैं, चिल कर रहे होते हैं, तो जो प्यूपल ऑफ आई होता है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाता है। जबकि पैरासिम्पैथेटिक में ये डायलेट कर जाता है, डरे हुए होते हैं, घबराए हुए होते हैं, भागना होता है जल्दी हर तरफ, नज़र भी दौड़ा रहे होते हैं, हर चीज़ का फोकस और कंसंट्रेशन बेहतर करने के लिए प्यूपल ऑफ आई जो होता है यहाँ पे डायलेट कर जाता है। इसी तरह से यहाँ पे एक और पॉइंट ये होता है कि ये पैरासिम्पैथेटिक जो होता है वेज़ोडाइलेशन को प्रमोट करता है, यानी वेसल्स को डायलेट करता है किस तरफ, जो हमारा जीआईटी ट्रैक्ट होता है, यानी कि नॉर्मल रिलैक्स स्टेट में जाहिर सी बात है बॉडी के वो ऑर्गन ज़्यादा बेहतर काम कर रहे होंगे, उनको ज़्यादा बेहतर ब्लड सप्लाई मिली होगी जिनकी ज़रूरत है, यानी कि रिलैक्स स्टेट में डाइजेशन वगैरह हो रही होगी, लिवर के पास जा रहा होगा, स्किन के पास जा रहा होगा ब्लड, तो डाइजेशन ऐसी कंडीशन में प्रमोट होती है, मेटाबॉलिज्म हो रही होती है, बॉडी में नॉर्मली न्यूट्रिएंट्स यूटिलाइज हो रहे होते हैं। लेकिन जब हम किसी एमरजेंसी में होते हैं, फ्लाइट की कंडीशन में होते हैं, तो वहाँ पर फिर हम क्या देखते हैं कि जनरली वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रही होती है इस तरह के ऑर्गन में जिसकी ज़रूरत नहीं है। अभी भागने की ज़रूरत है तो स्केलेटल मसल्स, हार्ट, ब्रेन, दिमाग चलाना है, भागना है,
कोई रिस्पांस देना है, ठीक है, क्विक रिस्पांस देना है, तो ऐसे ऑर्गन की तरफ ब्लड सप्लाई बेहतर होगी। और बाकी जैसे जीआईटी ट्रैक्ट हो गया, डाइजेशन का प्रोसेस हो गया, ये सारी चीज़ें स्लो डाउन हो जाएंगी, तो इनकी तरफ जो होगी वो वेजो कंस्ट्रिक्शन का प्रोसेस होगा और ये प्रमोट करेगा स्लो डाइजेशन। बाकी सवाल पार्ट 2 में डिस्कस करते हैं। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।